नीता आज सुबह से ही रसोई में परेशान थी। बर्तन पटक रही थी तो अमित ने चिल्लाते हुए पूछा, आज कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम रसोई में बर्तन पटक रही हो? कभी आराम से काम नहीं कर सकती क्या? और अगर कोई बात है तुम मुंह से बोल दो, यूँ बर्तन मत फोड़ो। महीने के ख़त्म होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। फिर भी मकान मालिक पैसे मांगने चला आया। इतने बड़े शहर में 20,000 किराया देना पड़ता है। बच्चों के फीस के रिमाइंडर आने लगे हैं। स्कूल से राशन भी ख़त्म होने आया है। तुमसे तो कुछ होता नहीं, सब कुछ घर में रहकर मुझे भुगतना पड़ता है। तो क्या करूं? अपनी किडनी बेच दूं? कोशिश कर तो रहा हूं। ओवर टाइम भी शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हालात बदल ही जाएंगे। थोड़ा सब्र तो रखो। देखो जी, इतना हाथ पांव मारने पर भी तुम्हें इतने सालों में क्या ही मिला? 10 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते रहते। जितनी आमदनी नहीं है उससे तो दुगना खर्चा होता है। कितनी बार कहा है, गांव की ज़मीन बेच दो, जो पैसा है उससे हम अपना धंधा शुरू करेंगे, खुद का मकान बनाएंगे और इस रोज़ की हाय हाय किट किट से मुक्ति पाएंगे। मगर नहीं, तुम्हें तो शर्म आती है अपने पिताजी से बात करने में। आखिर उनके जाने के बाद भी तो सब कुछ हमारा ही होगा। नहीं तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अब ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही चले जाएंगे। तुम यह क्या बकवास किए जा रही हो मेरे माँ बाप के बारे में? माना तुम सही कहती हो, हमें मदद मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कितनी बार कहा कि हमारे साथ आकर रहो, अच्छा घर ले लेंगे, कोई छोटा धंधा कर लेंगे। मगर देख, कहते हैं गांव की हवा पानी उन्हें सुहाती है। यह सब छोड़कर यहाँ काल कोठरियों जैसे मकान में नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, जाकर थोड़ा प्यार से बोलो। इकलौते बेटे के लिए ज़रूर पिघल जाएंगे। अच्छा एक काम करो, सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, हम सब 10 दिन के लिए गांव चलते हैं और मैं माँ जी से बात करूंगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और हमारे वारे न्यारे हो जाएं। नीता इस तंगहाली से खुद बहुत परेशान थी। नीता खुद गरीब परिवार से थी, लेकिन बड़े शहर में आकर उसके सपने ख्वाहिश बहुत बड़े हो गए थे। वो कैसे भी अपना खुद का घर खरीद बिजनेस कर अपना रहन सहन सुधारना चाहती थी, ताकि अपनी सहेलियों में अपनी धाक जमा सके। उसकी सहेलियां बहुत पैसे वाली थीं और उनमें झूठी शान बताकर शामिल होती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले सहेली गीता ने उसके घर पर पार्टी करने के लिए कहा। उसने जैसे तैसे तो टाल दिया, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि सब मेरे घर आएं, मेरा रहन सहन देखें और मैं सभी के सामने बोल सकूं कि मेरे पास भी सब कुछ है जो तुम लोगों के पास है। आखिर कब तक ऐसी उधारी में सामान खरीदकर शोबाजी करती रहूं? खैर, सभी गांव पहुंचे। अचानक अपने बेटा और बहू और नाती पोतों को आया देख विमला और राम प्रसाद जी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो हमसे मिलने चले आए, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होती कि अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर लो। अरे बाबूजी, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, फैक्ट्री में काम बहुत है। सुबह का जाता हूं, रात को आता हूं, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता और घर में नीता को भी बहुत काम रहते हैं। बच्चे संभालती है और स्कूलों की छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। मगर इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपसे मिलने आ गए। विमला जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। तेरे पिताजी तो यूं ही तंज कसते रहते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो, बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नीता बोली, अरे माँ जी आप बैठिए, मैं तो ट्रेन में आराम से आई हूँ। आज चाय नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप बस ठाठ से बैठकर बहू की सेवा के मज़े लीजिए। अपनी बहू की बात सुन बिमला जी बहुत खुश हुई। आखिर एक सास को चाहिए क्या होता है। आशीर्वाद देते हुए बोली, जीती रहो बेटा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। नीता और अमित दोनों ही माँ बाबूजी की सेवा में लग गए। जहाँ अमित अपने पिता के संग खेती बाड़ी का मुआयना करते जाता, मकान की कीमत निकालता, वहीं नीता घर में अपनी सास के साथ घुल मिलकर उनके गहने रुपया पैसों के बारे में जानकारी लेती। इतना प्यार सम्मान पाकर माँ बाप दोनों धन्य हो गए। वो हमेशा सोचते थे, बच्चों को शहर की हवा लग गई है, अब गांव की धूल मिट्टी खाने क्या ही आएंगे, हम जैसे बूढ़ों को यही मर जाना होगा। लेकिन अपने बेटा बहू का व्यवहार देख वह दोनों अति प्रसन्न थे। गांव वाले भी उनसे कह रहे थे, अमित जैसा लायक बेटा है राम प्रसाद जी, अब तो तुम्हारे हाथ पांव ढंग से नहीं चलते, जाकर वहीं अपनी सेवा करवाओ।
हमें पूरा विश्वास है अमित तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोगों के मुंह से सुनकर यह बात रामप्रसाद फूले नहीं समाते। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर विमला जी के होठों पर भी सिर्फ नीता बहू की ही बातें रहती। वो बड़े चाव से कभी उनके पैरों की मालिश करती, कभी सिर में तेल लगाती, चोटी करती, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाकर खिलाती। बच्चे दिन रात दादा दादी करते पीछे घूमते फिरते। इसे देख दोनों दंपति के अंदर अपने बेटा बहू और पोता पोतानी के साथ रहने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन शाम को सभी मिलकर खाना खा रहे थे। तब रामप्रसाद जी बोले, बेटा शहर में कितने कमरों का मकान है? अरे बाबूजी 2 कमरे हैं, उसमें रसोई बना रखी है। बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए कभी छत पर कभी बरामदे में बैठे रहते हैं। रात को भी एक कमरे में ही सभी सो जाते हैं। ऊपर से साफ सफाई के लिए मकान मालिक की चिक चिक अलग सुननी पड़ती है। किराया भी इतना है कि महीने की आधी तनख्वाह उसी में चली जाती है। कभी कभी लगता है खाएं क्या, यह तो बड़ी परेशानी है। बेटा क्यों ना हम एक काम करें, अपना गांव का यह मकान बेच देते हैं और तुम वहाँ बड़ा घर लो, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। देखो तो सही 8 दिन में मुझे इतना सुख मिला है। जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूँगा तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो बात करने में अमित हिचक रहा था वो बात खुद सामने से पिताजी ने कह दी, जिसे सुनकर नीता और अमित दोनों पति पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने पति की बात सुन विमला जी बोली, यह तो बहुत अच्छी सोच है। मेरे मन में भी यही था, इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं हमेशा यही सोचती, काश इससे अपनी सेवा कराने का मौका भी मिलता। मगर आप ही गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं डर के मारे बोलती नहीं थी। अगर आपके मकान में ऐसा विचार आया है तो जल्दी कीजिए, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। हाँ पापा, इससे अच्छा और क्या होगा, हम अपने खुद के मकान में मिलजुल कर रहेंगे। फिर एक कार ले लूँगा, उसमें आपको बैठाकर मॉल, होटल, बाज़ार, मंदिर घुमाने ले जाया करूँगा। आप भी तो देखें, जलवे बड़े शहर के सभी ठाका लगाकर सभी हंस पड़े। मगर बाबूजी मकान क्यों, खेत की ज़मीन भी बेचकर यहाँ से चलते हैं, दोबारा आने की झंझट ही नहीं रहेगा। क्या कहते हैं बेटा, ज़मीन पुरखों की है। देखता हूँ, मन तो नहीं करता, फिर भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगले दिन उन्होंने ये सारी बात अपने ख़ास दोस्त मनोहर को बताई, जो कि गांव का बड़ा किसान था। सारी बात सुनने के बाद मनोहर बोला, रामप्रसाद बेटा बहू के साथ जीवन बिताना अच्छी बात है, उसके लिए अपना मकान खेत सब बेचकर चले जाना भी ठीक है, क्योंकि जहाँ बच्चे वहाँ माँ बाप का होना ही चाहिए। आखिर बुढ़ापे का सहारा तो वही है। मगर मेरा एक सवाल था दोस्त, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आजकल अखबारों मोबाइल में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगने छोड़ देते हैं या फिर ट्रेन में बुलाकर बैठाकर भूल जाते हैं, हरिद्वार वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अरे दोस्त, वो कोई मूर्ख बदनसीब बेटा होता होगा जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने छोड़ देता होगा। ऐसा बेटा होने से तो माँ बाज होना ठीक समझेगी। देखो दोस्त, बहू बेटा पर विश्वास रखो, पर विश्वास नहीं करना। थोड़ा मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सब कुछ बेचकर अमित सभी को लेकर शहर आ गया। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। रामप्रसाद जी ने बेटे को 3 कमरों का नया घर दिलवाया। कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई के नाम एफडी में जमा कर दिया। नीता अपने सास ससुर की खूब सेवा करते। कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़ निश्चित होकर चली जाती। मगर धीरे धीरे घर का सारा काम विमला जी के कंधों पर आ गया। इतने बड़े बड़े घर की साफ सफाई, बच्चों का टिफ़िन खाना, देखभाल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। उस पर आए दिन बहू अपनी किटी पार्टी, जन्मदिन, हाउस पार्टियां करती रहती, जिसकी वजह से रसोई का सारा काम विमला जी को संभालना पड़ता। कल बेटा बहू की शादी की सालगिरह थी। खुशी खुशी में विमला जी ने रसोई का काम तो संभाल लिया, मगर रात होते होते उनके हाथ पांव अकड़ गए। जैसे तैसे रात में खाना खाया, सोचा रसोई की सफाई बर्तन सुबह कर लेंगी, मगर सुबह तक उन्हें तेज़ बुखार आ गया। जैसे तैसे अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाकर उसके हाथों से दवाई मंगवाई। नीता को जैसे ही पता लगा सास बीमार हैं
तो उनकी देखभाल करने की वजह अपनी सहेलियों को संग घूमने फिरने निकल जाती, बच्चों के लिए बाजार से ऑर्डर कर देती। बड़ी मुश्किल से राम प्रसाद जी ने विमला जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें दवा दी। 2 दिन बाद विमला जी को अच्छा लगा तो मैं उठकर काम करने लगी। तब राम प्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़कर बोला, बस करो भाग्यवान, अब इस उम्र में तुमसे यह सब नहीं होता, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब अपने बेटा बहू से उन्होंने कहा, क्यों ना साफ़ सफाई के लिए काम वाली बाई लगा ली जाए, क्योंकि अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता। सुनते ही नीता और अमित बोले, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए हम घर के नियम नहीं बदल सकते। और बाबूजी, तनख्वाह उतनी है जो पैसे थे हमने घर खरीदने में लगा दिए, अब बाई को देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा। नीता और माँ मिलकर संभाल रहे हैं, उन्हें संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए। मगर राम प्रसाद जी जानते थे बहू तो किसी काम में हाथ लगाती नहीं, और विमला जी कई दिनों से बीमार होकर भी कामकाज में लगी हैं। बेटा, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू अपनी माँ के लिए व्यवस्था तो कर ही सकता है। नीता बहू को तो पार्टियों से फुर्सत नहीं, और फिर घर में रोज़ नया सामान लेकर आता है। कल ही की बात देख लो, तुमने नीता की शादी की सालगिरह पर नया सोने का हार्ड सेट लाकर पहनाया है। मुझे नहीं लगता कि पैसों की कोई तंगी चल रही है। हद करते हैं बाबूजी, अब आप अपने ही घर में अपने बच्चों को नज़र लगा रहे हैं, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आपके बेटे ने बहू के लिए जेवर जोड़ा है? आखिर काम तो वो परिवार के ही आएगा ना, कौन सा मैं खा जाऊंगी। और फिर आप दोनों दिन भर करते क्या हैं? मुफ्त का खाना खाते हैं। थोड़ा हाथ पांव चला लें, अपने पोता पोती को संभाल लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। बहू नीता ने तमतमाते हुए बोला। बात बहुत बढ़ गई। राम प्रसाद जी को सहन नहीं हुआ, गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भूलो मत, मेरी वजह से आज तो इतने बड़े घर की मालकिन बनी हो। कोई एहसान नहीं किया है बाबूजी, आपने हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर घर अपने बेटे के लिए ही खरीदा है, वो भी इतने सालों बाद। तड़पा तड़पा कर जब जाकर हम तसल्ली से जी रहे हैं, तो आपको चैन नहीं पड़ रही। और माँ जी गाँव में अकेले ही तो सारा काम करती नहीं, सिर्फ शहर आते ही उन्हें नौकर चाहिए। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। बाबूजी, मैं कुछ करता हूँ, आप कमरे में आराम कीजिए। बेटे की बात सुन राम प्रसाद जी और विमला जी दोनों अपने कमरे में चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।